$19 अरब और एक सोडा एम्पायर। और जानते हैं ये सब शुरू कैसे हुआ? एक हादसे से। ये कहानी है एक ऐसी जबरदस्त एम्बिशन की, एक रूथलेस स्ट्रैटेजी की और एक ऐसे फैमिली ट्रेजेडी की जिसने इंडिया का पूरा बेवरेज मार्केट हमेशा के लिए बदल दिया। तो ये जो नंबर स्क्रीन पर है, यह है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड यानी वीबीएल की वैल्यूएशन जनवरी 2026 तक। लेकिन इसे सिर्फ एक बॉटलिंग कंपनी समझने की गलती बिल्कुल मत करना। ये एक बहुत बड़ी, एक विशाल मशीन है। एक ऐसी मशीन जो इंडिया में पेप्सिको की 90% से ज्यादा सेल्स अकेले कंट्रोल करती है। पर इस बेहिसाब दौलत की जो नींव है, वो रखी गई थी एक बेहद दुखद और अप्रत्याशित घटना पर। एक हादसा जिसने एक शख्स को विदेश में अपनी सेटल जिंदगी छोड़ के वापस इंडिया आने पर मजबूर कर दिया। और फिर यहां उसने वो साम्राज्य खड़ा किया जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा। और वो शख्स हैं रवि जयपुरिया। उनका ये एक सेंटेंस मैं सबसे ज्यादा महत्वाकांक्षी था, बस यही उनकी पूरी कहानी कह देता है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इस एक जिद ने सब कुछ पलट कर रख दिया। देखिए, रवि जयपुरिया का कोला किंग बनना कोई प्लान मूव नहीं थी। ये तो किस्मत का खेल था। वो अपने भाइयों में सबसे छोटे थे और कनाडा में अपना टेक्सटाइल और रियल एस्टेट का बिजनेस आराम से संभाल रहे थे। इंडिया के फैमिली बिजनेस से उनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। लेकिन 1985 में सब बदल गया। एक प्लेन क्रैश में उनकी पत्नी की मौत ने उन्हें इंडिया वापस आने पर मजबूर कर दिया। फिर 2 साल बाद 1987 में जब परिवार का बंटवारा हुआ तो उनके हिस्से में क्या आया? सबसे कमजोर कड़ी, आगरा का एक अकेला बॉटलिंग प्लांट। और फिर 1991 में उन्होंने वो दांव खेला जिसने इतिहास ही बदल दिया। उन्होंने परिवार की कोका कोला की विरासत को छोड़ा और हाथ मिलाया मार्केट के नए चैलेंजर पेप्सिको से। और ये फैसला एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। यहीं से पेप्सी एम्पायर बनाने की कहानी शुरू हुई, जो सिर्फ 2 चीजों पर टिकी थी: एग्रेसिव एक्विजिशंस और रूथलेस एफिशिएंसी। मतलब आक्रामक तरीके से दूसरों को खरीदो और बेरहमी से अपनी लागत घटाओ। आगरा के उस एक अकेले प्लांट से रवि जयपुरिया ने अगले 3 दशकों में एक ऐसा जाल बुना जो आज भारत में पेप्सिको की 90% से ज्यादा ड्रिंक्स की बिक्री को कंट्रोल करता है। सोचिए, ये ग्रोथ नहीं है, ये एक तरह का कब्जा है। तो ये हुआ कैसे? उनकी जो स्ट्रैटेजी थी, उनका प्लेबुक बहुत सिंपल लेकिन बेहद असरदार था। स्टेप 1, उन बॉटलर्स को ढूंढो जो घाटे में हैं या ठीक से काम नहीं कर पा रहे। स्टेप 2, बिना रुके उनके इलाके खरीदते जाओ, एक के बाद एक। स्टेप 3, सबको एक सिस्टम में लाकर खर्च कम से कम करो। और स्टेप 4, जो सबसे जरूरी है, पेप्सिको के लिए इतने जरूरी बन जाओ कि वो तुम्हारे बिना काम ही ना कर सके। इस पूरे साम्राज्य का सबसे बड़ा सबूत ये नंबर 10 लाख। ये वीबीएल के उन विजी कूलर्स की संख्या है, वो कांच के दरवाजे वाले फ्रिज जो पूरे भारत की दुकानों में लगे हुए हैं। अब देखिए, ये सिर्फ फ्रिज नहीं है, असल में ये एक इकोनॉमिक मोट है, एक किला है। जरा सोचिए, एक छोटी सी दुकान में अगर वीबीएल का फ्रिज रखा है तो किसी और के लिए, मतलब कंपटीशन के लिए जगह ही क्या बची। और इंडिया की गर्मी में तो जो ठंडा है वही बिकता है। सीधा सा हिसाब है, गेम ओवर। लेकिन इस तूफानी रफ्तार की एक कीमत थी, और वो कीमत थी पानी। जैसे जैसे वीबीएल का साम्राज्य बढ़ता गया, वैसे वैसे पानी को लेकर गंभीर विवाद खड़े होने लगे, जिसने इस चमकती कहानी का एक स्याह पहलू दुनिया के सामने रख दिया। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर ले आता है: एक सोडा की बोतल की असली कीमत क्या है? क्या सिर्फ वो 20 या 40 रुपए जो हम देते हैं, या फिर वो कीमत जो हमारा पर्यावरण और समाज चुकाता है? इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में सूखे के बीच थामिराबरानी नदी से पानी खींचने का आरोप लगा, जिस पर भारी विरोध हुआ। ग्रेटर नोएडा में गैर कानूनी तरीके से जमीन का पानी निकालने पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 2022 में करीब 10 करोड़ का जुर्माना लगाया। और राजस्थान के कालाडेरा में तो वीबीएल के प्लांट के आसपास पानी का लेवल 9 मीटर से गिरकर 39 मीटर तक नीचे चला गया। इतने सालों की लगातार जीत के बाद 2025 में पहली बार इस साम्राज्य के सिंहासन में एक दरार आई। एक ऐसा लम्हा जब लगा कि वीबीएल की ये जो अनस्टॉपेबल कहानी है, शायद अब थम जाएगी। ये चार्ट पूरी कहानी साफ साफ बता रहा है। 2017 से 2024 लगातार 8 साल स्टॉक सिर्फ बढ़ता रहा और बढ़ता रहा। लेकिन 2025 में 8 साल में पहली बार स्टॉक 26% तक गिर गया। और जाहिर है, मार्केट में हड़कंप मच गया। और इस गिरावट का कारण कोई कॉम्पिटिटर नहीं था, बल्कि एक ऐसा दुश्मन था जिससे कोई नहीं लड़ सकता: मौसम। भारत में मॉनसून जल्दी आ गया और लंबा चला, जिसने गर्मियों के पीक सेलिंग सीजन को पूरी तरह से धो डाला।
लेकिन ऐसे मुश्किल वक्त में वीबीएल ने अपना तुरुप का इक्का निकाला। जरा उनके प्रोडक्ट मिक्स पर नजर डालिए। 74% हिस्सा सॉफ्ट ड्रिंक्स का था और इसी में छुपा था वो एक ब्रांड जो कंपनी को बचाने वाला था। वो ब्रांड था स्टिंग। वीबीएल ने रेड बुल जैसी महंगी ड्रिंक के मुकाबले स्टिंग को सिर्फ 20 रुपए में लॉन्च करके एनर्जी ड्रिंक मार्केट में जैसे भूचाल ला दिया। नतीजा, 2021 में जो सेल्स 2.3 करोड़ केस थी, वो 2023 तक 11 करोड़ केस हो गई और 2025 आते आते स्टिंग ने इंडिया के एनर्जी ड्रिंक मार्केट का 90% हिस्सा अपने नाम कर लिया था। इसने बुरे वक्त में कंपनी को डूबने से बचा लिया। भारत में मौसम से मिले झटके से वीबीएल ने एक सबक सीखा। उन्होंने फैसला किया कि अब वो अपनी ग्रोथ के लिए सिर्फ एक देश पर निर्भर नहीं रहेंगे और यहीं से शुरू हुई एक नए महाद्वीप को जीतने की कहानी, अफ्रीका। 2023 से 25 के बीच वीबीएल ने अफ्रीका में ताबड़तोड़ खरीदारी की। दक्षिण अफ्रीका में बेवको और ट्विज़ा, तंजानिया और घाना में भी बड़ी बड़ी कंपनियों को खरीद लिया। प्लान बिल्कुल साफ था, जो इंडिया में किया अब वही अफ्रीका में दोहराओ। और अब वीबीएल सिर्फ ड्रिंक्स तक ही नहीं रुक रहा है। मोरक्को में चीटोस जैसे स्नैक्स और अफ्रीका में कार्ल्सबर्ग बियर के साथ कंपनी अब शराब के धंधे के भी उतर रही है। मतलब ये वीबीएल के एक ग्लोबल एफएमसीजी पावर हाउस बनने की शुरुआत है। वीबीएल ने लगभग सब कुछ जीत लिया है, लेकिन अब उसके सामने है शायद उसकी अब तक की सबसे बड़ी लड़ाई, एक ऐसी जंग जो इस कोला किंग का भविष्य तय करेगी। ये टक्कर है एक अजेय शक्ति और एक ऐसी चट्टान की जिसे हिलाना नामुमकिन है। एक तरफ है वीबीएल का 10 लाख फ्रिज का किला, उसका रिटेल पर पूरा कंट्रोल, तो दूसरी तरफ है रिलायंस और उसका सबसे बड़ा हथियार कैंपा कोला के साथ छेड़ा गया एक जबरदस्त प्राइस वॉर। तो सोचिए, एक अकेले प्लांट से शुरू हुआ साम्राज्य जिसने पूरे देश पर एक तरह से कब्जा कर लिया। लेकिन असली सवाल तो अब है, क्या कोला किंग का बनाया ये किला एक नए चैलेंजर की बेहिसाब दौलत और ताकत के सामने टिक पाएगा? इसी एक सवाल का जवाब इंडिया के बेवरेज मार्केट का भविष्य लिखेगा।